बच्चों, जब जनरली आप अपने घरों में रहते हैं तो क्या आपके मम्मी पापा आपसे किसी काम को कहते हैं तो आपको ये बताते हैं कि मैं आपका फादर हूँ या मैं आपकी मदर हूँ, कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मुझे ये पानी पिलाओ, मैं आपका फादर हूँ, मुझे बाहर से काम करके ला के दो। क्या ऐसा होता है? ऑफ कोर्स नहीं होता। लेकिन क्या होता है जब आपके घर में किसी से लड़ाई हो जाती है, आप नाराज़ होते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो उस दौरान बच्चों क्या होता है, आपके घर वाले आपको बताते हैं कि ये आपका बड़ा भाई है, इसके साथ ऐसे नहीं बोलना, ये आपकी बड़ी बहन है, ये आपको इतनी तेज़ नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना, ये आपसे बड़े हैं। ये कहने का मतलब ये है कि आपको रिलेशन समझाए जाते हैं उस दौरान, जिस दौरान होता है डिस्टर्बेंस। जब कंडीशंस अच्छी चल रही थी, जनरल कंडीशंस थी, उस दौरान किसी ने आपको आपका रिश्ता नहीं बताया, लेकिन जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो आपको रिलेशंस बताए जाते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन बात कभी कभी यहाँ तक पहुँच जाती है कि आप कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप कहोगे कि मैंने खाना बनाया था और जब मैंने खाना बनाया तो उस खाने को मेरे भाई ने खाया है, और उस भाई ने खाने के बाद जब वो बाहर से बिस्किट चॉकलेट कुछ लेकर आया उसने वापस मुझे दिया भी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ तक बात पहुँच जाती है। एक्चुअल में बच्चों क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में, कि ये जो चैप्टर है ना एनवायरनमेंट, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी जब तक जनरल कंडीशंस थी। हमने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चलता आ रहा था। हमारा पेड़ों के साथ क्या रिलेशन है, कभी पेड़ों ने हमें एहसास नहीं दिलाया, कभी हमारे प्लांट्स ने हमें इस बात को नहीं बताया। लेकिन अब जब हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, हमने उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट किया, तो हमें ये चैप्टर भी पढ़ना पड़ रहा है, और प्लांट्स हमें ये बात भी बता रहे हैं कि हम खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हम खाना बनाते हैं और तुम उस खाने को खाते हो, तुम कंज्यूमर हो। तो इस तरीके से जो तुम एनर्जी लेकर जा रहे हो वो वापस एनर्जी तुम हमारे पास तक नहीं लाते। तो सोलर एनर्जी जिससे खाना बनता है, जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स जिससे खाना बनाते हैं, वो रिटर्न नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये नहीं है, एक्चुअल में बात ये है कि ये एनवायरनमेंट चैप्टर हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ह्यूमंस ने खुद इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने आप को इस कैटेगरी के अंदर डाला है। नाउ समझते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर है, मतलब अभी नहीं, फिलहाल 50 ईयर्स बैक से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। इससे पहले जब तक एनवायरनमेंट में सब कुछ बेहतर चल रहा था, कोई किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा था, तब तक हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। चले, वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट ऑफन बीइंग बेस्ड ऑन द टेलीविजन न्यूज़पेपर बाय पीपल्स अराउंड अस। Our elders tell a story about the environment is not what it used by earlier. Others say that we should work in healthy environment. मतलब अक्सर ये वर्ड्स आपको सुनने को मिल जाएगा, लोग इसके बारे में बात करेंगे टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में। एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल समिट्स होती हैं, बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठा होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के, डेवलप्ड कंट्रीज़ के, आपस में बात करते हैं, रेगुलरली डिस्कस करते हैं कि क्या एनवायरमेंटल इशूज़ हैं, किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, कैसे हमें इसको रिमूव करना है। तो ये सारी कहानियाँ हो रही हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ का लेवल्स बढ़ रहा है, उससे पॉल्यूशन रिलीज़ हो रहे हैं। तो यही हुआ ना कि हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया एक तरीके से। चलिए, अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट के अंदर आपको दो चीज़ें पढ़नी होती है। सबसे पहले इकोलॉजी। इकोलॉजी का एक्चुअल में मतलब ही ये है कि इकोलॉजी बताती है रिलेशन, हमारा क्या रिलेशन है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि जितने भी लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। अब आप बताइए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके आते हैं जैसे कि आपके प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, माइक्रोब्स हुए, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो भी कुछ लिविंग है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे। और जितने भी नॉन लिविंग, जैसे कि आपकी सॉइल हुई, आपका एयर हुआ, आपका सनलाइट हुई, वाटर हुआ, ये सारे आपके नॉन लिविंग पार्ट हो। तो ये जो बच्चे नॉन लिविंग पार्ट होते हैं ना, हम इनको एबायोटिक पार्ट्स कहते हैं। ओके, एबायोटिक फैक्टर। और जो लिविंग पार्ट्स होते हैं उनको हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं। अब ये बायो वर्ड्स लिविंग से आया है, तो ये एबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर मिलके ही हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोसिस्टम की एक कहानी आपको हमेशा याद रखनी है कि इकोसिस्टम वो जगह होती है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, एक कंप्लीट लाइफ एग्जिस्ट करती है। हालांकि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक इकोसिस्टम की ये कहानी है कि उसमें कंप्लीट लाइफ एग्जिस्ट करती है। इकोसिस्टम आपको एक छोटी सी ड्रॉप भी हो सकती है, एक बड़ा सा जंगल भी हो सकता है। छोटी सी ड्रॉप से क्या मतलब है, एक पानी की बूंद होती है ना, तो उसके अंदर एक माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स भी होते हैं। वो माइक्रोब्स अगर उसमें रहते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे वो ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और वहीं पे वो डेड हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल इसमें हो रही है ना किसी चीज़ की, तो ये भी एक इकोसिस्टम है। एक फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट लोगों की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की एंड बर्ड्स की, एनिमल्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, तो वो अपना एक इकोसिस्टम है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि इकोसिस्टम के बारे में जब आप सुने तो आप सोचें ये बहुत बड़ी सी चीज़ होगी। इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है एंड बहुत बड़ा भी हो सकता है। चलिए, इकोसिस्टम के ही मैंने आपको दो फैक्टर्स बताए, बायोटिक एबायोटिक, पढ़ लेते हैं।
All organisms such as plants, animals, microorganisms, human being as well as the physical environment. फिजिकल सराउंडिंग क्या है, जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, वो एक साथ मिल के मेंटेन करते हैं और नेचर में बैलेंस क्रिएट करते हैं. जब नेचर में बैलेंस नहीं होता तो पॉल्यूशन एंड तरह तरह के डिस्टर्बेंस, फ्लड, सुनामी, ये सारी चीज़ें आती हैं. चले, all the interacting organisms in an area together with non-living constitutes of the environment form an ecosystem. तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट से मिलते हैं तो ये इकोसिस्टम बना लेते हैं. नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट्स की बात क्या कही इन्होंने, जैसे कि फिजिकल फैक्टर, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे नॉन लिविंग है. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके एबायोटिक फैक्टर यानी कि वही आपके छोटे छोटे माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स, हर एक लिविंग चीज़. एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं यहाँ पर, अगर आप अपने गार्डन में विजिट करते हैं, यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर्स बियरिंग लाइक रोज, जैस्मिन, सन, इस तरह की चीज़ें आप अपने गार्डन्स में देखते हैं. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic component of the ecosystem. तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये सारी अफेक्ट होती हैं एबायोटिक सिस्टम से. कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट होगी तभी तो सनफ्लावर, जैस्मिन फ्लावर, ये सारे फ्लावर्स ग्रो करेंगे. सोइल में अच्छे मिनरल्स होंगे तभी तो इनकी ग्रोथ होगी. ठीक है, पानी अवेलेबल होगा तभी तो इनकी ग्रोथ होगी. तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग्स पर डिपेंडेंट होती हैं. सो ए गार्डन इज एन इकोसिस्टम, और यहाँ पर हो रही हैं कुछ लाइफ साइकिल्स कंप्लीट, तो ये इकोसिस्टम हुआ. लेकिन ये जो इकोसिस्टम है आपका, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्योंकि खुद आपने ये क्रिएट किया है, ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, नेचर ने इसको क्रिएट नहीं किया. अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लैक्स, ये आपके होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि कुदरत इनको खुद बनाता है अपने हिसाब से. देर आर नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि गार्डन, क्रॉप फील्ड होती है, आपने एक ही तरह की क्रॉप लगा दी, जो भी आपकी कैश क्रॉप होती हैं, जैसे कि वीट की आपने क्रॉप लगाई, कॉटन की क्रॉप लगाई, तो ये क्रॉप फील्ड्स हो गई. तो ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, जिनको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं. अब आपको बच्चों एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अपने घर पर बनाना है. कैसे? आपको बनाना है एक्वेरियम. आप कोई भी एक कांच का जार ले लो इस तरीके का, ठीक है, बंद भी ले सकते हो, यहाँ पे होल कर देना एयर पास करने के लिए. उसमें आप पानी डालेंगे, उसके अंदर आप छोटी छोटी फिशेस लेकर आएंगे और उसमें फिशेस का जो खाना होता है वो डाल देंगे. फिर आपको क्या करना है, अब आपको एयर पहुँचानी पड़ रही है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स डालें जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं. ठीक है, तो ये इनका बेस बन जाएंगे जो अंदर फिशेस रह रही हैं. तो इस तरीके से वो एक इकोसिस्टम बन जाएगा. लेकिन बच्चों एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो इकोसिस्टम होता है ना, एन एक्वेरियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम. इसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे क्योंकि हमने खुद से बनाया है और हमें इसको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी. कुछ वक्त के बाद आप इसको क्लीन करेंगे. लेकिन जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जैसे पॉन्ड हुआ, आपका फॉरेस्ट हुआ, क्या आप उनको कभी सफाई करने जा रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट. तो ये क्या रीज़न है कि आपको वहाँ पे सफाई नहीं करनी पड़ती? एक्चुअल में जो बच्चों मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं वहाँ पर नेचुरल डिकम्पोजर्स नहीं होते. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो मरे हुए डेड प्लांट्स, डिकेड्स लीव्स होती हैं उन पर फीड कर लेते हैं. तो ये नेचुरल सिस्टम में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने अपने एक इसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में तो ये नहीं डाले. तो इनकी एब्सेंस होने की वजह से हमें इसकी करनी पड़ती है क्लीनिंग. ओके, नाउ वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है, चैप्टर पढ़ें या अपने बात से पढ़ें. चलिए चैप्टर में से इसमें से बता देती हूँ मैं आपको. जैसे कि आपके प्लांट्स हुए, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया, ये आप याद रख लें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद से बनाता है. ओके, एल्गी अपना खाना बनाते हैं. तो ये सारे प्रोड्यूसर्स हुए, ग्रासेस हुए, ये सब इसी के अंदर आ जाती हैं की कैटेगरी में. ओके, तो ये आपके हुए प्रोड्यूसर्स. अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं जो उन प्रोड्यूसर्स पर फीड करते हैं. जैसे ह्यूमन भी कंज्यूमर्स हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं. डियर भी कंज्यूमर है क्योंकि डियर ग्रीन प्लांट्स पे फीड करती है. उसके बाद आपका एलिफेंट भी कंज्यूमर है, ये भी इस पे फीड करता है. इवन बच्चों आपके जो टाइगर, लॉयन, ये सब है, ये भी कंज्यूमर है. बट ये है कि हम कंज्यूमर्स की जो कैटेगरी है उनको डिवाइड कर देते हैं. एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो सबसे पहले जाके प्रोड्यूसर पर फीड कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन आएंगे? सारे हर्बीवोर्स. जितने भी आपके हर्बीवोर्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स पर फीड करेंगे वो हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे. अब इन हर्बीवोर्स पर कौन फीड करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. आपके टाइगर आ जाएंगे,
ठीक है, लायन आ जाएगा जो कि डियर पर फीड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स, ये कैटेगरी नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है। किस केस में? मान लो इन हर्बीवोर्स को किसी और ऑर्गेनिजम्स ने खाया, जैसे कि जैकॉल ने खाया और फिर इस जैकॉल को टाइगर ने खाया, तो यहाँ पर टाइगर टर्शरी कंज्यूमर आ जाएगा, जिनको हम टॉप कार्निवोर्स भी कहते हैं। ओके, तो हमने दो कैटेगरी तो पढ़ ली, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तीसरी कैटेगरी होती है डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स होते हैं जब ये प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डेड हो जाएंगे और डेड होकर ये डीके होने लगेंगे, ये रोटन हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे, तो इनके ऊपर फीड करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और इनको ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक मैन्योर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो ये तीन कैटेगरी पढ़ी। आगे इस तरीके से जो सिस्टम होता है वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम होता है। नाउ ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, मैंने आपको नाम बताया साइनोबैक्टीरिया, विच कैन प्रोड्यूस फूड, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, कम अंडर दिस कैटेगरी एंड दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड्स होते हैं प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो अपनी सस्टेनेंस के लिए इस तरह के ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं फूड को जो कि बनाया जाता है आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है या तो खुद बना देंगे प्रोड्यूसर्स, जो आपके प्लांट्स हैं वो खुद से बना लेंगे, या फिर उन पर जब खाना खा लिया उनके ऊपर डियर्स ने, तो डियर्स अपना फूड एक बन गई। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। कंज्यूमर्स को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में एंड ओमनीवोर्स में, उसके साथ पैरासाइट्स में। तो बच्चों कंज्यूमर्स की ये तो मैंने आपको क्लासेस बताई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये वो लेवल है जिस लेवल से वो फीड करते हैं। यहाँ पर हम इनको कैटेगराइज करें तो 4 पार्ट्स में और अदर तरीके से समझ सकते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स पर फीड करेंगे, आया समझ में। कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश पर फीड करते हैं, जैसे कि कार्निवोर्स, जैसे कि अभी डियर्स पर फीड किया था टाइगर ने, तो टाइगर आपका कार्निवोर्स हुआ, जैकॉल आपका कार्निवोर्स हुआ, ठीक है, ये कार्निवोर्स हुए। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो किसी पर भी फीड कर लेते हैं, हर्बीवोर्स को भी खाते हैं, कार्निवोर्स को भी खाते हैं। ह्यूमन बीइंग बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका, हम सब चीज़ें खाते हैं। उसके बाद आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट होते हैं जो डायरेक्टली तो नहीं खाते लेकिन मिनरल्स को खाते रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना, लाइस होती है कुछ लड़कियों के सिरों में, लड़कियों नहीं सॉरी स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा, किसी के भी सिर में हो सकती है। तो लाइस होती हैं, जुएं जिनको बोलते हैं, वो क्या करती हैं, ब्लड सक करती रहती हैं हमारे हेड से, लेकिन उसको पूरा तो नहीं खा लेती ना हेड को। तो इस तरह के जो पैरासाइट्स होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स होते हैं, हमारे जो गट होती है उसमें पैरासाइट्स होते हैं। तो ये एक तरीके से फीड करते रहते हैं न्यूट्रिशंस और उसको पूरा इंगल्फ नहीं करते। प्लांट्स पे भी होते हैं, कसकुटा का एग्जाम्पल आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, वो भी एक पैरासाइट है प्लांट्स की अगर बात करें तो। चलें आगे हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर। ओके, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। अगर आपने एक्वेरियम को क्लीन नहीं किया तो उस केसेस में क्या होगा, जो कुछ फिशेज, जो प्लांट्स हैं जो डेड हो गई हैं, वो कहाँ जाएंगी, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड रिमेन्स वेस्ट को, और इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे डिकम्पोजर्स क्या है, आपको सीधा यहाँ से डेफिनेशन लिख देनी है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर। एग्जाम्पल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, देखिए जो लीफ है, पेड़ की पत्ती टूट के नीचे गिर गई, ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ भी। ओके, आपका जो एनिमल्स हैं वो डेड हो गए, वो नीचे यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उनके अंदर प्रोटीन होगी, उनके अंदर फैट होगा, उनके अंदर आपका, मैं एनिमल की बात कर रही हूँ, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, तो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इनके ऊपर वर्क करते हैं, फीड कर करके इनको स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, फॉस्फोरस में, पोटेशियम में, इन सारे में कन्वर्ट कर देंगे। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सॉइल के अंदर मिल जाएंगे, और सॉइल के अंदर मिलने के बाद ये बाद में उसमें इकट्ठा हो जाएंगे, और जो दूसरे प्लांट चाहिए होंगे उनको मिल जाते हैं। तो आपको पता होगा ना, इस तरह का जो मैन्योर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इन्होंने कन्वर्ट किया, दैट गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट्स फिर इनको एक बार और यूज करते हैं। व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड द डेड एनिमल्स इन द प्लांट्स इन द एब्सेंस? Will the natural replacement of the soil takes place even if the decomposers are not there? Of course not, कभी नहीं हो सकता।
ये कह रहे हैं कि गार्बेज जो हम फेंकते हैं, जो डेड एनिमल्स का, प्लांट्स का गार्बेज होता है, वो हम बरी कर देते हैं अपनी सॉइल के अंदर, तो क्या होता है, वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर इन द सेंस उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है डिकम्पोजर्स के जरिए। तो क्या नेचुरल रिप्लेसमेंट हो सकता है अगर ये डिकम्पोजर्स पूरे के पूरे ख़त्म हो जाए? नहीं हो सकता भाई, इनको कौन डिकम्पोज करेगा? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने हैं कि अगर आप काउंट करने बैठें तो पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आप काउंट नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ आपको एक्टिविटी करनी है 13.2। कोई ख़ास कुछ नहीं करना इस एक्टिविटी में। जो आपने अपना एक्वेरियम वाइल क्रिएटिंग एक्वेरियम डिड यू टेक केयर ऑफ द नॉट पुटिंग एक्वेरियम एनिमल्स। अच्छा, क्या कहा था यहाँ पे, जो हमने अभी एक्वेरियम बनाया था, तो अभी तो हमने क्लीनिंग की बात की, उसके बाद अब ये कह रहे हैं आपसे कि क्या आपने ऐसा भी किया था कि जैसे आपने प्लांट्स डाले हों, छोटी छोटी फिशेस डाली थी उसके अंदर, तो आपने उसके अंदर बड़ी बड़ी फिशेस भी डाली थी जो उन छोटी फिशेस को फीड करने वाली थी? नहीं डाली थी ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जो नेचुरल होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को खा रही होती है। जैसे कि एक बड़ी फिश है, वो छोटी छोटी फिशेस को खा रही होती है। अगर यहाँ पे फ्रॉग है तो उस फ्रॉग को स्नेक खा रहा होता है। हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं, बस आप समझ लें इसको, इस फ्रॉग को स्नेक खा रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो एक्वेरियम हमने बनाया था, वहाँ पे हमने छोटी छोटी फिशेस डाल दी सिर्फ, ठीक है, बड़ी फिश नहीं डाली उनको खाने के लिए। तो इस तरीके से फूड चेन कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो मुश्किल होता है ऐसे इकोसिस्टम को बैलेंस करना। नेचुरल सिस्टम, इकोसिस्टम इसीलिए बैलेंस होते हैं क्योंकि वहाँ पर हर तरह का ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेगा। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं फूड चेन एंड फूड वेब। देखिए, चेन से आपको समझ में आ रहा है, एक सीरीज में चीज़ें चलेंगी, ठीक है, और फूड वेब क्या होगा, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगी, पूरा अलग 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 एक वेब बना लेंगे। चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम में इन्होंने दिया है फॉरेस्ट, यहाँ पे फूड चेन फॉरेस्ट की दी है। तो हम ए वाली पिक्चर में देखेंगे, देखिए बड़े बड़े प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ना, फॉरेस्ट में बड़े बड़े प्लांट होते हैं। इन प्लांट की लीव्स पर फीड करती है डियर, और डियर पर फीड करता है टाइगर। सिर्फ इतना ही याद रखना है, अब ये नहीं कहना कि टाइगर सांबर पे भी फीड करता है, टाइगर अदर चीज़ें नहीं, बस इसी पे करता है, ये ध्यान रखो अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 ऑर्गेनिज्म देख लिए, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ये पहला आपका क्या हुआ, ये आपका हर्बीवोर्स, सॉरी प्रोड्यूसर्स हुए जिन्होंने बनाया खाना। ये आपका हर्बीवोर्स हुआ जिसने इस पर फीड किया, और ये आपका कार्निवोर्स हुआ जिसने इस पर फीड किया। ओके, सेकंड में आते हैं, ग्रासलैंड। यहाँ पे सेकंड जो है आपका ग्रासलैंड है। देखिए ये ग्रासेस हैं, इन ग्रासेस पे ग्रास ऊपर फीड कर रहा है, फिर ये आपका फ्रॉग इस पे फीड कर रहा है, इस फ्रॉग के ऊपर स्नैक, एंड स्नैक के ऊपर हॉक फीड कर रहा है। तो यहाँ पे आपके जो ग्रासेस हुए, ये हुए प्रोड्यूसर्स, ये हुआ आपका हर्बीवोर्स जो इस पे फीड करेगा, ये हुआ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में भी हमने क्या टर्म्स पढ़ी थी, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये आपका प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी, सॉरी कंज्यूमर्स की बात कर रहे थे, तो ये इसने सबसे पहले कंज्यूम किया, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इस तरीके से हम आगे जाएंगे। देन पॉन्ड के पास आते हैं। तो यहाँ पे पॉन्ड में ये जो एल्गी हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होती हैं, इन पर ये आपका ज़ूप्लैंक्टन, यानी कि जो भी यहाँ पे क्रैब्स वगैरह, स्कॉर्पियंस होते हैं, ये फीड करेंगे। फिर उसके ऊपर फिश फीड करेंगे, फिर उसके ऊपर हेरोन फीड करेंगे, ये होते हैं पॉन्ड हेरोन, ठीक है। तो ये फीड कर लेंगे। इस तरीके से सीरीज चल रही है, आ रही समझ में। लेकिन बच्चों क्या हो सकता है इस सीरीज के दौरान कि ये ना ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को अलग अलग डायरेक्शंस में भी फीड कर सकते हैं, जैसा जिसको खाने का मौका पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे लिए लिस्ट तैयार है कि तुम्हें सिर्फ यही खाना खाना है। क्या हो सकता है, ग्रास ऊपर जाकर इस पर फीड कर ले, ये फ्रॉग जाकर इस पर फीड कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक दूसरे के ऊपर फीडिंग का प्रोसीजर होता है तो ये इसको हम कहते हैं वेब, फूड वेब कहते हैं, अलग अलग तरीके से। ओके, ना यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले जो बच्चों हमारी फूड चेन होती है, ईच स्टेप्स और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ये जो ईच स्टेज है ना, इसको हम ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, तीसरा ट्रॉफिक लेवल, ये हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं आगे। Now, the autotrophs of the producers are the first trophic level। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो खाना बनाते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। आपने हर जगह देखा होगा ना, पानी में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी एल्गी हैं, ग्रासेस में भी ग्रास हैं, नेचुरल हर जगह आपको प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हुए फर्स्ट स्टेज में मिलेंगे। तो पहला जो ट्रॉफिक लेवल हुआ, ये हुआ आपका प्रोड्यूसर्स का। ओके, नाउ दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेट्रोट्रॉफ्स और द कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स, जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी पे वर्क करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी क्या होती है, ग्लूकोज, जो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, अपने लीव्स में स्टोर करते हैं और उस पर हर्बीवोर्स फीड करते हैं। तो इसको अवेलेबल किया इन्होंने किसके लिए, हेट्रोट्रॉफ्स के लिए। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो इन पे खाना खा रहे हैं, इनको हम कंज्यूमर्स भी कह रहे हैं। हर्बीवोर्स ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे। यहाँ पर आ गए आपके हर्बीवोर्स जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहेंगे। ओके, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना कि बार बार प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी, इनको आप जैसे मैं बोलती जा रही हूँ उसी वे में आप इनका नोट्स बनाते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस कैटेगरी को हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, आई समझ में। यहाँ पर हम इनको कार्निवोर्स कहेंगे।
ओके, यहाँ पर सेकेंडरी कार्निवोर्स आ जाएंगे जिनको हम टर्शियरी कंज्यूमर कहेंगे। अब वैसे तो ये सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं और यहाँ पे इस सीरीज के हिसाब से सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। चले, the herbivores or the primary consumers come at the second, small carnivores सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर थर्ड पोजीशन पर। उसके बाद आते हैं लार्ज कार्निवोर्स, जैसे कि आपके बड़े बड़े टाइगर, लॉयन, ये सब होते हैं, ये टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। फॉर्म द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, चौथा ट्रॉफिक लेवल ये बनाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू, जो खाना हम खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो इंटरेक्शन बनता है अमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर। तो बच्चों इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो एनर्जी यहाँ से इन्होंने ग्रास से, प्लांट से ली थी, प्रोड्यूसर से ली थी, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने यानी कि हर्बीवोर्स ने, तो ये जो एनर्जी है ना ये यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ से जा रही है, ये एनर्जी यहाँ से जा रही है। ये एनर्जी जब यहाँ तक पहुँचती है ये कभी वापस प्लांट्स को आके नहीं मिलती। किस फॉर्म में नहीं मिलती? सोलर एनर्जी की फॉर्म में, कि लो सूरज की लाइट से आपने खाना बनाया था वापस ले लो, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह का जो फ्लो है एनर्जी का, ये फ्लो होता है यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है ट्रॉफिक लेवल में, यूनी डायरेक्शनल होता है। As we have studied, autotrophs captures energy present in the sunlight, converts into chemical energy. This energy supports all the activities of the living world. इसी एनर्जी की वजह से जितनी भी लिविंग वर्ड्स के अंदर एक्टिविटीज़ होती, इवन हमारी एक्टिविटीज़ भी, हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं दिन भर में खाना खाकर, तो ये सारी एक्टिविटी किसके जरिए परफॉर्म होते हैं? ऑफ कोर्स सनलाइट एनर्जी के। क्यों बच्चों? क्योंकि ये सन एनर्जी ही तो प्लांट्स के अंदर गई थी जिनको हमने फीड किया या फिर एनिमल्स को हमने फीड किया। Now, from the autotroph, the energy goes to the heterotroph and decomposes. इन autotroph से जिन्होंने खाना बनाया था, इन्हीं से एनर्जी heterotroph में जाती है, इन्हीं से decomposes में जाती है। However, we saw in the previous chapter the source of energy when one form of energy is changed to the another. Some energy is lost to the environment in the form which cannot be used again. तो कुछ एनर्जी ऐसे तरीके से निकल जाती है जिसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। वो कौन सी एनर्जी है? जैसे ही हर्बीवोर्स ने फीड किया तो फीड करके एनर्जी कुछ तो उसने स्टोर कर ली, ठीक है, लेकिन कुछ एनर्जी उसके डाइजेशन में, कुछ रेस्पिरेशन में, कुछ सर्कुलेशन में, इस तरीके से अलग अलग तरीके से चली जाती है और वो कभी बैक नहीं होती। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied. It has been found that the green plant in a terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into the food energy. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी स्टडी करी और हमने पता चलाया गया है कि जो एनर्जी ग्रीन प्लांट्स लेते हैं खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो जैसे पूरा सनलाइट से जो 100% एनर्जी आ रही होती है, उस 100% एनर्जी से वो 1% एनर्जी लेते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए। नाउ व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स, और जब इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स फीड करते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस, ज़्यादातर एनर्जी लॉस हो जाती है। एज हीट टू द एनर्जी सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, इन डूइंग वर्क्स, रेस्ट, टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इन सारे प्रोसेस में वो एनर्जी लॉस हो जाती है। तो सिर्फ कितनी परसेंट एनर्जी? 10% एनर्जी बचती है। फूड ईटन इट टर्न्स इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स। यहाँ पे बात समझ में आ रही बच्चों? ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सन के पास 100% एनर्जी थी, इस 100% की 1% एनर्जी से सन ने खाना बना लिया, प्रोड्यूसर्स ने सारा खाना बना लिया, पूरी दुनिया के प्लांट्स ने खाना बना लिया, ग्रासेस, सारी चीज़ों ने। उसके बाद जब इन पर हर्बीवोर्स ने फीड किया, जितनी भी डियर्स थी उन्होंने फीड किया, या मतलब जितने भी हर्बीवोर्स थे, इन पे ग्रासों पर भी हर्बीवोर्स हैं, तो ये सारी कैटेगरी के लोगों ने जब इन पे खाना फीड किया, तो ये इस खाने का सिर्फ इसको अगर हम 100% माने यहाँ पे, अब तो ये 100% हम अलग से मान रहे हैं ना, इसका सिर्फ 10% ही ले पाएंगे, ठीक है, और बाकी का जो बचा होगा वो चला जाएगा इनके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इन सारे प्रोसेस में। अब डियर के पास, डियर ने स्टोर कर लिया वो 10%। अब उसके बाद जब उसको चाहिए दूसरे कंज्यूमर्स उसको फीड करेंगे, वो उसका 10%। इसको चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए ग्रासेस के अंदर थी आपकी 10,000, या आप मान लीजिए ये 5 हो गया, 1 लाख जूल एनर्जी थी। उसके बाद जब इस पर डीएस ने फीड किया तो ये 10% जाएगा इसका, यानी कि आपकी हो जाएगी, एक जीरो हटा देंगे, ये हो जाएगी 10,000। जब डियर के बाद उसके बाद उसको टाइगर ने फीड किया तो टाइगर के पास बचती है 1,000 जूल एनर्जी। तो इस तरीके से एनर्जी का 10% ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम कहते हैं लिंडमैन फॉर्म, ये आपके परसेंट रूल। ओके, नाउ therefore the 10% can be taken as the average value for the amount of the organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer.
दिस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। तो फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और द 4 स्टेप। तो बच्चों क्या होता है, सिर्फ 10% एनर्जी मिल रही है, तो फूड चेन जो होती है वो सिर्फ आपको 2-3 लेवल पर ही मिलेगी कि ग्रासेस को डियर ने टाइगर को, इनके बीच में एक आध और आ जाएगा यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि एनर्जी का इतना अमाउंट मिल नहीं पा रहा ना, तो इसीलिए 2-3 ही स्टेप्स इनमें होती हैं। Now, the loss of the energy at each step is so great that very little usable energy remains for the fourth trophic level. तो बहुत कम एनर्जी बचती है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के लिए। There are generally a great number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is of the producer. Generally जो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे ना, उनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, जनरली की बात कर रहे हैं, at the lower trophic level of an ecosystem and the greatest number is of the producers. तो जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, खाना बनाने वाले हैं, जो सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल है, इनके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिजम्स इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज टर्न ईटन बाय द सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड अ फूड वेब। अब आपसे कोई फूड वेब की डेफिनेशन पूछे तो आपको सीधा यहाँ से लिख देनी है। ये डायग्राम भी आप यहाँ से कॉपी कर लें या फिर लिख कर बना लें। कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना फूड चेन में, कि कोई डिपेंडेंट नहीं होता कि उसको पर्टिकुलर चीज़ ही खानी है, जो उसको अवेलेबल होता है वो मिल जाता है। हाँ, अपना जो लोग फेवर है कि हमें फ्लैश खाना है, हमें ग्रासेस खानी है, वो रिमेन ऐसे ही सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना फूड चेन की, ये फूड वेब में कन्वर्ट हो जाती है। इसको आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, यहाँ पे आपके सामने फूड वेब दिखाई गई है कंसिस्टिंग ऑफ द मेनी फूड चेन। देखिए यहाँ पे पानी के ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर हैं, ग्रासेस हैं, एल्गी हैं, प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स पे कभी आपने ये यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने फीड किया, ज़ूप्लैंक्टन्स ने, यहाँ पे डियर इस पे फीड कर रही है, फ्रॉग भी कर रहा है। तो ये कितने सारे हर्बीवोर्स की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके ये वाले टॉप लेवल आ जाएगा आपका कार्निवोर्स का, जो इनके ऊपर फीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये इस तरीके से आपके ट्रॉफिक लेवल चलते चले जा रहे हैं। हालांकि ये एक दूसरे पर भी फीड कर रहे हैं और ये पूरा फूड वेब को फॉर्म कर रहे हैं। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स क्लियर, 2 थिंग्स क्लियर होती हैं। क्या? फर्स्टली द फ्लो ऑफ द एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मैंने बताया। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट बैक टू द ऑटोट्रॉफ। यूनिडायरेक्शनल होती है, जो एक बार ऑटोट्रॉफ ने सन से कैप्चर कर ली वापस नहीं देगा, जो एक बार हर्बीवोर्स ने कैप्चर कर ली वापस नहीं देगा। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। सेकेंडली दूसरी चीज़ क्या मिली हमें, 2 इंटरेस्टिंग फिनोमिना मिलते हैं। द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट द ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी डिमिनिश हो जाती है क्योंकि वो एनर्जी जो खा रहा है, देखिए मान लिया आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाकर थोड़ा थकान से भी महसूस होती है ना, तो क्या होता है, तो हमने खाना खाया तो एनर्जी मिली, लेकिन बहुत सारी एनर्जी हमारी लॉस्ट होती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में, हमें रेस्पिरेशन लेने में, हमारा सर्कुलेशन करने में, बॉडी के डिफरेंट काम्स होते हैं, इजेशन करने में, रेस्ट करने में भी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो ये सारे फिनोमिना में एनर्जी लॉस हो गई, स्टोर जो हुई सिर्फ वही हमें मिलती है। ठीक है, Another interesting aspect of the food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. अब बच्चों ये देखें कि एनर्जी की जब हम बात कर रहे थे तो वो तो कम होती जा रही थी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अब आप ये देखें कि कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, जो हम अपने प्लांट्स के ऊपर छिड़कते हैं कि ताकि उनके ऊपर दूसरे छोटे छोटे माइक्रोब्स आके उनको ख़राब ना करें। माइक्रोब्स इन द सेंस जो उनको नुकसान पहुँचाने वाले हैं, ठीक है, उन माइक्रोब्स पे मत जाना, तो ये आपको ख़राब ना करें, इसलिए हम पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं। ऐसा पेस्ट जो किल करता है ऐसे एनिमल्स को, जो वीड्स हमारे जो प्लांट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये होते हैं केमिकल्स, इसमें आपका डीडीटी का भी एग्जाम्पल्स आता है और बहुत सारे होते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एज ट्रॉफिक लेवल से इकट्ठे हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं। इनका रीज़न क्या है एक्यूमुलेट होने का, ये क्यों बाहर नहीं जाते बॉडी से, जैसे एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि बच्चों ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी का जो फैट सेल्स होती है ना उनमें स्टोर हो जाते हैं। अब जब दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरा ट्रॉफिक लेवल उस पर फीड करेगा तो उसकी भी फैट सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये बहुत हाई अमाउंट में हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा ट्रॉफिक लेवल होता है। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी से उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं ये, कि जितना आप इनको कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा ये बॉडी के अंदर स्टोर होते जाते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।
मैग्नीफिकेशन या फिर हम इनको कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डीडीटी का अमाउंट हमने डाला वहाँ यहाँ पर नीचे तो ये किस तरीके से बढ़ेगा, तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पर। चलिए ये डायग्राम आपको शो कर रहा है एनर्जी का, ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, एनर्जी आपको दिखा रहा है। सबसे पहले सनलाइट के पास एनर्जी थी, प्रोड्यूसर्स ने खाना बना लिया, हर्बीवोर्स ने उनको खा लिया, कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स को खाया, टॉप कार्निवोर्स पे पहुंचा। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो जा रहा है एनर्जी का। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर फूड चेन में चले जाते हैं, और ये केमिकल्स डिग्रेडेबल नहीं है। डिग्रेडेबल का मतलब क्या है, जो ख़त्म हो जाते हैं, जो डिग्रेड हो जाते हैं, जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं वो डेड हो जाते हैं। जैसे आपने लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी की थी कि हमने घर का जो हमारे किचन का जो रो मटेरियल था, सॉरी रो नहीं, जो बचा हुआ मटेरियल था ख़राब, जैसे कि पील्स ऑफ थी किसी भी चीज़ की, थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस था, फूड था, उन सबको हमने एक गड्ढे के अंदर भरा, मिट्टी से ढक दिया। 15 दिन के बाद देखा तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वो सारा का सारा आपका जो सब्सटेंस था वो डिग्रेड हो जाता था। ठीक है, सोइल में मिलने लगता था। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते, जैसे आपका प्लास्टिक हुआ, डिग्रेड नहीं होता। इसी तरह का ये केमिकल्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स की तरह हम यूज़ करते हैं, ये केमिकल्स भी डिग्रेड नहीं होते, इसीलिए अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और अक्यूमुलेट होकर प्रोग्रेसिवली ये बढ़ते रहते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल पर। ह्यूमन बींग्स की उनको ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग भी हम भी टॉप कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम वेजिटेबल्स पर डायरेक्टली फीड करते हैं, तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी इनकी कंसंट्रेशन जाती है और हम इनसे बीमार हो जाते हैं। तो ये जो अक्यूमुलेशन होता है इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीजन व्हाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू। इसकी वजह से बच्चों हम मार्केट से अच्छा फूड तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें ज़्यादा अमाउंट में हमें ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के टाइम में हम अपनी क्रॉप को ज़्यादा ग्रो कराने के लिए इनका लगातार यूज़ करते हैं, और फिर ये हमारी फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं और हमें बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। न्यूज़पेपर्स के अंदर आपने बहुत सारी रिपोर्ट सुनी होंगी किस तरीके से पेस्टिसाइड्स का लेवल बढ़ रहा है, कैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही है। आपको क्या करना है, डिबेट करनी है बच्चों के साथ और बताना है कि क्या सही तरीका हो सकता है, इसके ऊपर वर्क करना है, थोड़ा सोचना है। ओके, थिंकिंग्स डेवलप करनी है। हाउ डू द एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरमेंट, हमारी एक्टिविटीज़ एनवायरमेंट पर कैसे इफेक्ट करती हैं। देखिए बच्चों, हम ओजोन डिप्लेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ओजोन, ये जो O3 ये एक मॉलिक्यूल है, ये 3 एटम्स का बना है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, तो एटम्स, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स ये होता है, इसके एटम्स होते हैं 2। ठीक है, ओजोन का मॉलिक्यूल ये होता है, इसके एटम्स होते हैं 3। अब आपको पता है कि ओजोन बनाने के लिए हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ओजोन हमारे जो ये डेडली पॉइजन गैस है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत असेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है, एक शीट की तरह जब ये होती है। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, अब हम इस अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर होता है हमारा एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ से आ रही है सनलाइट। तो सनलाइट से 3 तरह की रेडिएशन जनरली आती है, वैसे बहुत सारी आती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, इंफ्रारेड आती है, विजिबल आती हैं। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट है ना, इसमें 3 तरह की होती हैं, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। वो जो बी वाली बहुत खतरनाक होती हैं। तो ये जो UVB, सॉरी यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेयर हमारी लेयर है, लेयर्स भी कई तरह की होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर क्या करती है, इस बी रेडिएशंस को यहाँ पे एकदम रोक लेती है। ठीक है, अन्य बहुत थोड़े अमाउंट में नीचे पहुँचती है। तो इस वजह से जो ओजोन लेयर है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि क्योंकि ये जो UVB आपके सरफेस पर आएगी तो आपको स्किन कैंसर कॉज कर देती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर आपको प्रोटेक्ट करती है। अब ये ओजोन नुकसान की कैसे होती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और वो ऑक्सीजन के ऊपर सनलाइट पड़ती है अल्ट्रा वायलेट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हमारा नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। ओके, और फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन कंपाउंड से मिला के ओजोन बना लेता है। ठीक है, और ये ओजोन हमारे लिए हार्मफुल होती है। यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है किस तरीके से हार्मफुल होती है। ओजोन एट द हायर लेवल एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ UVB रेडिएशंस एक्टिंग ऑन द ओजोन मॉलिक्यूल। द हायर एनर्जी UV ये रेडिएशन स्प्लिट कर देती है अ पार्ट ऑफ द सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर फैल जाते हैं। और ये मैंने आपको बताया, ये डैमेज कॉज करते हैं, स्किन कैंसर करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो स्किन कैंसर के लिए आपको ओजोन का वो ये रिस्पॉन्सिबल बताना पड़ेगा। नाउ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप। अब ये थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, इसका अमाउंट 1980 से ये ड्रॉप हो रहा है। ये डिक्रीज किस वजह से हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर कुछ रूल्स लगाए हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह चीज़ों में यूज़ होती है, उसको बंद करने को कहा है। तो 1987 से यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, ये एक प्रोग्राम है केन्या में, आप जाके इसको देखें तो यहाँ पर सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड डिसीजन
लिए जाते हैं। ये इन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए कि हम फ्रीज़ कर देंगे CFC को अलग अलग तरीके से, कि कितना डेवलपिंग कंट्री करेंगी, कितना अंडर डेवलप्ड कंट्री करेंगी, ये सारे अलग अलग तरीके हैं, वो आपके लिए अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहरहाल ये हुआ कि इस तरीके से जो CFC है उसका प्रोडक्शन कम हुआ है और अब ये लेयर्स इसकी थोड़ा सा सही होने की कगार पे है। नाउ बच्चों, मैनेजिंग द गार्बेज एज वी प्रोड्यूस, हमें गार्बेज को कैसे प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले जब भी आप एनवायरमेंट की कहानी पढ़ेंगे तो आपको अक्सर कुछ R का यूज़ देखने को मिलेगा। जैसे कुछ लोग 3R की बात करते हैं, 4R की बात करते हैं, 5R की बात करते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये एक्चुअल में कहने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चों हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि हमें ज़्यादा सामान इकट्ठा ही नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट्स में सामान नहीं लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको रीयूज़ करना है। रिड्यूस किया, रीयूज़। अगर मान लो हमने कुछ सब्सटेंस ले भी लिया, जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है, एग्जाम्पल हम मोबाइल से लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मोबाइल है आपके पास। अब इस मोबाइल को आपको और भी मोबाइल चाहिए, मत लो ना और मोबाइल, एक मोबाइल काफ़ी है। अगर ये आपका मोबाइल ख़राब हो गया मान लीजिए, इसलिए आप लेने जा रहे हैं, तो आपको रिड्यूस करना है, फिर आपको रीयूज़ करना है, इसी को सुधरवा लो, इसी को ठीक करा लो, रीयूज़ कर लो, फिर आपको करना है रीसाइकिल। मान लो इतना ख़राब हो गया कि आप उसको बिल्कुल चला ही नहीं सकते, तब आप उसको ऐसे किसी चीज़ को दे दो, शॉपकीपर को, जहाँ पर इसका वो हो सके, इसके जो सामान है वो किसी दूसरे के लिए यूज़ हो सके, दूसरे और मोबाइल ठीक हो सके। तो आपने इसको क्या किया, रीसाइकिल किया। रीपर्पस भी होता है कि किसी और पर्पस से, अगर ये मोबाइल की जगह कोई और चीज़ हो, रीपर्पस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिकवर होता है, रिकवर भी एक चीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि मान लो आपने ये किया कि आप बहुत दिन से कुछ चीज़ें को यूज़ कर रहे हो, बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप उसको क्या कहते हैं उसको, भुगतान करना है, कि मतलब आपको कुछ हफ्तों तक के लिए कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी इस तरह की जो एनवायरनमेंट को नुकसान दे रही है। ऐसा हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना, वो बहुत करती हैं कि मान लो उन्होंने, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज़, वो क्या करती हैं कि उन्होंने बहुत सारा तो नुकसान कर दिया है, तो अब किस तरीके से वो मुआवजा भरती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ पेमेंट करके, किसी तरह का उनको सपोर्ट करके। तो ये सारे प्रोसीजर आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ये हमने यहाँ पर पढ़ना था, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल से पढ़ लिया है। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। इंप्रूवमेंट्स इन आवर लाइफ हैव रिजल्टेड इन द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन, चेंजेस इन द एटीट्यूड हैव ऑल्सो ए रोल टू प्ले, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। एटीट्यूड इन द सेंस कि अगर आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं कि वाटर को ख़राब नहीं करना, कंजर्व करना है, तो टैप वाटर को बंद कर दो, ठीक है। ज़्यादा टैप वाटर बंद करना इन द सेंस जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब आपको लाइट्स आपके घरों में बंद हैं, सॉरी खुली हुई है, उन लाइट्स को बंद कर देना है, क्योंकि जब उनका यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये एक कुछ स्टेप्स होती हैं जो हम बच्चों के लेवल पर लेंगे, और हमें बड़े होकर धीरे 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 प्लांटिंग में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लांट में आपको पानी देने में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करते हैं। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम जो बैग्स लेकर जाते हैं प्लास्टिक्स के, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एट द एंड आप जब बड़े होंगे तो ये जो अर्थ है ये आपकी अपनी है, आप ही को इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो डिस्पोजेबल कप्स इन द ट्रेन, ये कहानी है, इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि पहले क्या होता था। ट्रेन के अंदर ऐसे कप्स मिलते थे, जो प्लास्टिक ग्लासेस होते हैं, वो उनको रिटर्न करना होता था वेंडर को, जो उसको बांट रहा होता था चाय को। लेकिन हाइजीन की वजह से इन सारी चीज़ों को मना कर दिया, तो अब कुल्हड़ बिकने लगे। लेकिन बच्चों कुल्हड़ क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है ना, उसकी जो ऊपर वाली टॉप सॉइल होती है, उससे ये कुल्हड़ बनते हैं। अब आप सोचिए, ये सॉइल होती है फर्टाइल, इसमें हम अच्छी अच्छी क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं। अगर ये सारी सॉइल हटा के हम इसको ख़त्म कर देंगे तो कितना नुकसान होगा। अब आप मुझे ये बताएंगे कहीं से भी सर्च करके कि जो टॉप सॉइल होती है उसको फिर से बनने में कितना टाइम लगता है। ये आपका क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलें बच्चों, ये सब हमने पढ़ लिया।